इंग्लैंड में जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर दो तरह के लॉयर्स होते हैं। फर्स्ट लॉयर जो कहलाता है वो होता है सोलिसिटर, और सेकंड लॉयर जो होता है वो होता है बैरिस्टर। मैं बैरिस्टर हूँ। अब सोलिसिटर और बैरिस्टर कई बार लोग समझते नहीं है कि वो है क्या, लेकिन सोलिसिटर एक एक तरीके का लॉयर होता है जो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल जाने से पहले जब हम सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं कि हमारे को क्या सिम्टम्स हैं, हमें आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या हमें सर्जरी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, तो डॉक्टर आपको असेस करता है और आपको फर्स्ट एडवाइस देता है। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े, उसी तरीके से जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के लिए कोर्ट जाना पड़े। तो उसी तरीके से सोलिसिटर आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो आपको लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक और सेकंड लॉयर होता है जिसको हम बैरिस्टर्स बोलते हैं, और बैरिस्टर्स वो होते हैं जिनके सर पे व्हाइट कलर का लंबा सा एक विग होता है जो कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं। और ये बैरिस्टर्स का पर्पस क्या होता है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है। उनका काम होता है कि वो कोर्ट में जाके क्लाइंट के लिए केस आर्ग्यू करें लिटिगेशन के अंदर, और अपनी ओपिनियन दे राइटिंग के अंदर और वर्बल भी दें, और लीगल रिसर्च प्रोवाइड करें। अब सोलिसिटर्स जो होते हैं वो बैरिस्टर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं। होता क्या है कि अगर आप मान लो कि आपका कोई डिस्प्यूट है सिविल लिटिगेशन के अंदर, कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट पे उनको आपको पैसे देने थे, उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, नाउ यू वांट टू ब्रिंग अ क्लेम अगेंस्ट देम, यू वांट टू सू देम। तो सोलिसिटर आपको ये पहले एडवाइस करेगा कि क्या आपके पास ग्राउंड्स हैं या नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट चेक करेगा, देखेगा कि दूसरी पार्टी कौन सी है, क्या कोई डेट एक्सपायर तो नहीं हो गई है इन टर्म्स ऑफ लिमिटेशन कि जब तक आप क्लेम बुला ब्रिंग कर सकते हो। तो वो आपको पहले एडवाइस देता है, और उसके नोटिस सेंड करने के बाद भी अगर दूसरी पार्टी पैसा नहीं देती है तो देन अब क्लेम का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और क्लेम को आर्ग्यू करने के लिए कोर्ट में हमें बैरिस्टर्स की जरूरत पड़ती है। अब बैरिस्टर जो होता है वो सोलिसिटर्स के थ्रू इंस्ट्रक्ट होता है, लेकिन यूके में ये भी सिस्टम है कि अगर आप सोलिसिटर के थ्रू नहीं जाना चाहते, आप सीधा बैरिस्टर को लेना चाहते हो, तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसको हम डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं। लेकिन सोलिसिटर कैसे बनते हैं, बैरिस्टर कैसे बनते हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब सोलिसिटर्स की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको हम SRA बोलते हैं। मैं उसका लिंक नीचे भेज रहा हूं। अब सोलिसिटर्स बनने के लिए आपको एक लीगल डिग्री चाहिए, जैसे LLB हो गया, और आपके पास अगर आपने कोई लीगल डिग्री नहीं कर रखी तो आपको एक कन्वर्जन कोर्स करा हुआ होना चाहिए, जिसको हम इंग्लैंड में ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ बोलते हैं। बेसिकली 3 साल का कोर्स कंडेंस होकर 1 साल में आपको करना होता है, और आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, मान लो कोई कॉमर्स अकाउंटिंग या नॉन लीगल बैकग्राउंड से है, तो वो ये कोर्स करने के बाद आप सोलिसिटर एग्जाम में बैठ सकते हैं। सोलिसिटर एग्जाम के अंदर 2 लेवल होते हैं, SQE1 एंड SQE2। ये दोनों पार करने के बाद आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो सोलिसिटर वेरीफाई कर सके। सो यूजुअली पहले क्या होता था कि आपको एग्जाम पास करने के बाद आप सीधे सोलिसिटर नहीं बनते थे, आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता था लॉ फर्म के साथ, और जब आप वो ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते थे तब आप जाके सोलिसिटर प्रॉपर क्वालिफाई करते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि बहुत लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते थे, तो सोलिसिटर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस चीज को चेंज करा। तो उन्होंने कहा कि एज लॉन्ग एज आप लीगल एक्सपीरियंस लेते हैं एक सोलिसिटर के अंडर जो इन क्राइटेरियाज को मीट करता है, जो कि मैं आपको वेबसाइट में दे दूंगा, तो आप SQE एक्सपीरियंस की बेसिस पे आप सोलिसिटर बन सकते हैं। अब ये तो हुई कि ये सोलिसिटर का प्रोसेस है। अब इसमें कॉस्ट कितनी आती है, इसको में कॉस्ट आती है करीबन, so you're looking at least 20,000 pounds, right? 20,000 pounds is only the university for the exam, and then you pass, and then you have to get your experience. नहीं ना, अब क्या होता है कि सोलिसिटर लोग क्यों बनना चाहते हैं और उसमें क्या स्किल सेट चाहिए। सोलिसिटर में बहुत ही स्पेशलिस्ट स्किल्स चाहिए होती है कि आपको क्लाइंट को एडवाइस करना, काउंसल करना, ऊपर से डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है। तो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ स्टेमिना एंड अटेंशन टू डिटेल टू अंडरस्टैंड कि आप लीगल ना केवल लॉ समझते हो, आप में इतनी एबिलिटी है कि आप क्लाइंट को काउंसल कर सकते हो और समझा सकते हो कि उनके पास क्या ऑप्शन है, और उनके बेसिस पे क्लेम दूसरी पार्टीज को नोटिस भेज सकते हो। और आपके अंदर इतना स्टेमिना होना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, लीगल रिसर्च करके, और आप ये काम कर सकते हो। अब ये काम काफी स्ट्रेसफुल होता है, और इट्स वेरी वेल पेड इन इंग्लैंड इन माय ओपिनियन, और इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर समबडी हु इज इंटरनेशनल सिटिंग। एंड मान लो कि उसने LLB कर रखी है से इंडिया से, राइट?
तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि उसके बाद वो लंदन आके सिर्फ SQE1 SQE2 एग्जाम देने के बाद, पास करने के बाद, जब आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं यूके के अंदर, तो आपके ऑप्शंस और डोर्स बहुत खुल जाते हैं। आपकी स्टार्टिंग सैलरीज ही एनीवेयर फ्रॉम 65,000 पाउंड्स ऑनवर्ड्स होती है, एनुअल सैलरी उससे ज्यादा होती है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे सेक्टर में काम करते हो। और अगर आप मैजिक 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 सर्कल फर्म में आप आ जाते हो, मतलब मैजिक सर्कल फर्म का मतलब है कि जो टॉप, द क्रीम ऑफ द क्रीम फर्म्स हैं, जैसे बेकर मैकेंजी हो गई, तो उसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरीज होती है 120,000 पाउंड्स, 130,000 पाउंड्स से स्टार्ट होती है। लेकिन काम पे प्रेशर बहुत होता है, यू एक्सपेक्ट टू वर्क मेनी आवर्स। और मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस सोलिसिटर से मिल चुका हूँ, उनमें से बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर होता है, दे डोंट एंजॉय समटाइम्स, यू नो डेडलाइंस विच आर अनरियलिस्टिक, बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर। अगर आप अपना लीगल करियर बनाना चाहते हो, तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स दे रहा हूँ आपको, बट बहुत ही फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग है। और जब आप क्लाइंट्स की मदद करते हैं तो इट इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन। और प्लस आप बैरिस्टर्स के साथ भी अपने लिंक्स बनाते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनको आप इंस्ट्रक्ट करते हैं। अब नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन नंबर 2, बैरिस्टर। अब बैरिस्टर क्या होता है कि मैंने जैसे आपको मेडिकल एग्जांपल दिया कि शुरू में अगर आपको सर दर्द है या कुछ है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, आपको फर्क नहीं पड़ा, आपको दोबारा हाथ पैर में दर्द स्टार्ट हो गया, आप फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाते हो। इस टाइम पे उसको लगता है कि आपको कोई चीज सीरियस है, तो वो आपको न्यूरोसर्जन के पास रेफर करता है कि MRI करवाओ, राइट, एक्सरे करवाओ, और न्यूरोसर्जन आपको दिखेगा और काउंसिल करेगा। वो जो न्यूरोसर्जन का जो रोल है वो बहुत स्पेशलिस्ट है, क्योंकि वो सिर्फ वही काम करता है। उसी तरीके से जब सोलिसिटर को एडवाइस की जरूरत होती है कि क्या इस क्लेम को अगर हम स्यू करेंगे क्लाइंट को, क्या इसमें पोटेंशियल है कि हम जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते, या हमें नेगोशिएशन के थ्रू, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू इस चीज को रिजॉल्व करना चाहिए, तब एक बैरिस्टर आपको अपनी राय देता है, जिसको हम ओपिनियन राइटिंग बोलते हैं। वो राइटिंग में भी दे सकता है, क्योंकि वो इश्यूज लिख के देता है कि हमारे को ये इश्यूज है, हमें इस प्रोसीजर के बारे में नहीं पता, आप हमें प्लीज कोर्ट का प्रोसीजर बताओ और क्या हमारे ऑप्शन हैं। तो बैरिस्टर राइटिंग में और ओरल में आपको एडवाइस देता है सोलिसिटर को, और वही एडवाइस सुनने के बाद सोलिसिटर आपके क्लाइंट को काउंसिल करता है। देखो, मैं आपको समझा रहा था, फिर मैंने बैरिस्टर से एडवाइस ली और बैरिस्टर ने मुझे बताया है कि ये आपके क्लेम में कोई पोटेंशियल नहीं है, अगर आप जाते हो हम क्लेम प्रोसीड करेंगे, लेकिन आपका बहुत नुकसान होगा, राइट। तो ये एक तरीके की सेकंड सेकंड ओपिनियन होती है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर बैरिस्टर ने कहा कि मैंने आपका केस स्टडी करा है, आई थिंक वी शुड प्रोसीड विद द क्लेम एंड यू हैव अ वेरी सॉलिड केस, तो उस केस को जब कोर्ट में फाइल करते हैं, तो कोर्ट के सामने, जज के सामने जिसको आर्ग्यू करने की परमिशन होती है, वो होता है बैरिस्टर। सो अगर आपको ब्रेन का सर्जरी करना है, तो एक जनरल प्रैक्टिशनर थोड़ी ना करेगा, एक न्यूरो सर्जन करेगा। उसी तरीके से जब आप कोर्ट में जाते हैं, तो बैरिस्टर के पास होता है राइट्स ऑफ ऑडियंस, राइट। अब ये राइट्स ऑफ ऑडियंस क्या होता है कि मतलब परमिशन होती है कि आप क्लाइंट के बिहाफ पे लिटिगेट कर सकते हैं। ये इंडिया और यूएस की जैसे नहीं है कि आपने LLB पास करी, आपने बार का एग्जाम पास करा और सीधा कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता इंग्लैंड के अंदर। और इसका कारण ये है कि इंग्लैंड का सिस्टम इस तरीके से बन रखा है, दे वांट टू कंट्रोल इट इन सच अ मैनर कि सिर्फ काबिल लोग, जिनके पास कॉम्पिटेंस है, जिनको सुपरविजन मिला है, वही कोर्ट में किसी के बिहाफ पे जाके आर्ग्यू कर रहे हैं। क्योंकि उससे क्या होता है कि ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, और आपकी एक गलती से किसी की लाइफ खराब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को जेल हो सकती है बहुत लंबी, और आपने उसको सही एडवाइस दी कि अभी प्लीड कर लो, और अगर आप करते हो तो आपका 1/3 सेंटेंस कम हो जाएगा, तो और उसको वो प्लीड करता है और उसका वो वाकई में वैसे ही फेवरेबल रिजल्ट आ जाता है, तो उस बंदी की लाइफ पलट जाती है। लेकिन अगर आपने गलत एडवाइस दी और उस गलत एडवाइस से कुछ उस इंसान की लाइफ को बहुत ज्यादा लंबी जेल हो गई या बहुत ज्यादा पैसे देने पड़े, तो ये बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसी सिचुएशन ना आकर करें, तो इंग्लैंड में सबसे पहले एक प्रोसेस होता है, जैसे सोलिसिटर्स में 2 साल का ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आप सोलिसिटर्स के अंडर काम करते हैं, लॉ फर्म में काम करते हैं, जहां आप ट्रेनी सोलिसिटर से एक मेन सोलिसिटर बन जाते हैं, जब आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और एक सोलिसिटर साइन कर देता है। उसी तरीके से बैरिस्टर में बार प्रोफेशनल एग्जाम एक होता है, बार प्रोफेशनल कोर्स होता है। आप वो 1 साल का कोर्स होता है, आप उसको स्टडी करते हैं, फिर बार एग्जाम के लिए बैठते हैं। जब आपका बार एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, आपकी बार सेरेमनी होती है।
जब बार सेरेमनी हो जाती है तो दे कॉल यू टू द बार, दैट मीन्स यू बीन कॉल्ड टू द बार, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आप कोर्ट में जाके किसी के लिए आर्ग्यू नहीं कर सकते जब तक आप 1 साल से लेकर 18 महीने तक की प्यूपलेज ना कर लो ना। नॉर्मल प्यूपलेज 1 साल के लिए होती है, उसका प्रोसेस बहुत ही कंपेटेटिव है यूके के अंदर, और मैं इस चीज से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कुछ हद तक। अब होता क्या है कि आपको डिफरेंट चेंबर्स होते हैं, उस चेंबर में एक जो बैरिस्टर होता है वो अपना एक डेस्क लेके बैठता है, और एक चेंबर एक तरह की बिल्डिंग होती है, और उस चेंबर में बहुत सारे बैरिस्टर्स होते हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशन के। और उस चेंबर का एक नाम होता है कि कोई सिविल लिटिगेशन के लिए मशहूर है, कोई फ्रॉड के लिए मशहूर है, कोई क्रिमिनल ट्रायल के लिए, कोई डिफेंस के लिए बहुत मशहूर है। और उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ द बैरिस्टर्स होते हैं जिनको हम किंग्स काउंसिल बोलते हैं, और जो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं उनको हम प्यूपल बोलते हैं, राइट, जिनकी प्यूपलेज अभी हो रही है। तो बेसिकली उसमें क्या सिस्टम होता है कि कभी भी कोई सोलिसिटर कांटेक्ट करता है तो चेंबर में वो क्लर्क्स को कांटेक्ट करता है, क्लर्क्स देखते हैं किस बैरिस्टर की डायरी खाली है, उसको हम केस एलोकेट कर देते हैं, राइट। तो उस बैरिस्टर को अपने, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो किसी का एम्प्लॉय नहीं होता। सो बेसिकली वो अपने रेट सेट करेगा कि मेरा इतना रेट है, उस रेट में से एक कमीशन क्लर्क्स को और उस चेंबर को जाता है, ठीक है। और उसको रेंट भी देना पड़ता है कि मैंने डेस्क ले रखा है। अब इसमें अगर आपको बैरिस्टर बनना है तो आपको 1 साल की प्यूपलेज करनी पड़ती है। वो हो सकता है आप 3 बैरिस्टर्स के नीचे कर रहे हैं, 2 बैरिस्टर्स के नीचे कर रहे हैं, या 4 के नीचे कर रहे हैं, बट कम से कम 2 होते हैं जो आपको 6-6 महीने तक अपने नीचे सुपरवाइज करते हैं कि आप क्लाइंट में उनको देख रहे हो कि क्लाइंट के साथ कैसे वो काउंसल कर रहे हैं, कोर्ट में जाके कैसे एडवोकेसी कर रहे हैं पहले 6 महीने तक, और रिमेनिंग 6 महीने में वो आपको सीधा कोर्ट में अपने नीचे कहते हैं अब आप केस आर्ग्यू करो, राइट। वो छोटे मोटे केसेस होते हैं कि शॉपलिफ्टिंग हो गई, और क्या कहते हैं किसी ने असॉल्ट कर दिया, किसी ने किसी को हर्ट करा है, तो वो आपको आपकी एडवोकेसी स्किल्स होन करते हैं, आपको काफी ट्रेनिंग देते हैं, और 1 साल बाद वो डिसाइड करते हैं कि क्या आप कॉम्पिटेंट हो या नहीं हो, और वो फिर साइन कर देते हैं। अगर, और ये प्यूपलेज का जो प्रोसेस है ये एक फॉर्म के द्वारा भरा जाता है। इसकी एक विंडो होती है जो जनवरी 5 से लेके 9 जनवरी तक ही ओपन होती है। एक पोर्टल होता है, वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, अपना पे मिलेगा, और आपको कौन कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं वो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंप्रेसिव तरीके से आपको लिख के उनको देना होता है। और उसके अलावा वो बैरिस्टर्स आपका कोई सर्च नहीं करते बाहर से, वो ये देखते हैं कि पेपर पे आपने अपने आप को कैसे आर्ग्यू करा है। उसके बाद आपको चेंबर में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, एक या 2 राउंड के लिए, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं 5 मई तक कि आपको प्यूपलेज अवार्ड हो रही है नहीं हो रही। अब होता क्या है कि लंदन में है करीबन सिर्फ 300-400 चेंबर, और बैरिस्टर्स निकलते हैं करीबन 2 से 3 हजार, राइट। तो बहुत बार ये होता है कि 2-2 3-3 4-4 साल तक लोगों को प्यूपलेज नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको काम नहीं मिलता है, या वो लॉयर्स नहीं है या बैरिस्टर्स नहीं है, लेकिन वो ये होता है कि फिर वो अनरिजर्व्ड एक्टिविटीज कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड एक्टिविटीज क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स किसी के लिए ड्राफ्ट करें, पैरालीगल काम करा, या अपने लिए काम करा, लेकिन आप कोर्ट में किसी को अपने साथ ले जाके उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ट्राइब्यूनल्स में आप आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन और आप कोई ओथ नहीं ले सकते, जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी डीड है या कन्विंसिंग का काम है, प्रॉपर्टी का जो पेपर वर्क होता है, आप वो नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी और कंपनी के लिए एज अ सीनियर लीगल काउंसिल बन सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट लॉयर बन सकते हो, तो वो अनरिजर्व्ड एक्टिविटीज में आती है। जो रिजर्व्ड एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं, जैसे राइट टू लिटिगेट होता है, राइट ऑफ ऑडियंस होता है, उसका जो प्रोसेस है वो मैं पूरा लिख देता हूँ। अब क्या होता है कि इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू कंपेयर द सैलरी ऑफ अ सोलिसिटर विद अ पर्सन हु इज अ बैरिस्टर, उसमें बहुत फर्क है। और ये चीज कोई कभी आपको खुल के बताएगा नहीं, और मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार ये भी होता है कि सिर्फ 50 पाउंड में आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, केस आर्ग्यू करके आना है सिर्फ 50 पाउंड में, और आपका ट्रैवल भी है। अब 50 पाउंड कुछ नहीं होते, इवन मैकडोनल्ड का बंदा उससे ज्यादा कमा लेता है कई बार। लेकिन ये उन सेट्स के लिए है जिनमें जो जो बहुत हाई लेवल के चेंबर्स नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे प्यूपलेज कंप्लीट करने के बाद क्वालिफाई हो जाते हो, आप चेंबर बदल सकते हो अगर वहां पे आपको दूसरी जगह पे वो अलाउ कर रहे हैं कि हाँ हाँ आप हमारे यहाँ के काम करो। उस प्रोसेस को हम टेनेंसी बोलते हैं, कि आप टेनेंट बन जाते हो, फिर आपको एक रेंट देना होता है, और आपकी जो भी बुकिंग्स होती है उसका एक कट उस चेंबर को जाता है, राइट। और बैरिस्टर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। और कुछ सोलिसिटर्स भी होते हैं जिनको भी राइट ऑफ ऑडियंस मिलता है, जो एक टेस्ट के दौरान वो उस राइट ऑफ ऑडियंस को ले लेते हैं, और वो छोटे कोर्ट्स में जाके तब आर्ग्यू कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो सोलिसिटर होता है वो कोर्ट नहीं जाता,
जो बैरिस्टर होता है वो कोर्ट जाता है, लेकिन मान लो कि अगर केस पहुंचा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो बैरिस्टर जो सबसे आगे सीट पे बैठता है और सोलिसिटर पीछे बैठता है, जो अपने बंडल के साथ, ट्रायल के साथ बैरिस्टर को असिस्ट करता है। सोलिसिटर कुछ भी जूनियर नहीं होता, दे आर वेरी वेल पेड एंड समटाइम्स दे पेड मोर देन द बैरिस्टर्स देमसेल्व्स। ओके, सो ये जानने की बहुत जरूरत है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है प्यूपिल्स के बाद, तो आपके अर्निंग लेवल्स बढ़ने लगते हैं, आप अपने रेट्स बढ़ा सकते हो, आप डिपेंडिंग ऑन आप किस सेट के अंदर हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि अभी बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंग्लैंड की, उन्होंने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं बनाया कि इतने सारे बैरिस्टर्स तो निकल रहे हैं लेकिन प्यूपलेजेस कम है, तो लोग क्या करते हैं फिर लंदन के बाहर जाते हैं। लंदन के बाहर जाके कभी कोई प्यूपलेज करेगा तो आपको इतने केसेस मिलते नहीं है। जब आपको इतने केसेस नहीं मिलेंगे तो आपको एक्सपोजर कम होगा, और लेकिन आपकी जो स्किल लेवल है ना वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आप कोर्ट्स में डे इन डे आउट होते हो। मतलब क्राउन कोर्ट में गए, कोई मर्डर ट्रायल है, कोई रेप ट्रायल है, कोई ड्रग ट्रायल है, सो आप आर्ग्यू कर रहे होते हो बेसिकली। इसमें कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, यू आर वन पर्सन हु इज गोना प्रिपेयर द कोर्स। सोलिसिटर आपको बंडल प्रोवाइड करेगा और आपको केस आर्ग्यू करना है ज्यूरी के सामने। 12 मेंबर की ज्यूरी होती है, तो ये काम बैरिस्टर करता है। सोलिसिटर वो पेपर वर्क प्रोवाइड करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है, विटनेस स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, वो फर्स्ट लेवल पे होता है, और बैरिस्टर और सोलिसिटर्स दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन सोलिसिटर्स जो होते हैं वो यूजुअली लॉ फर्म्स में काम करते हैं, और जो बैरिस्टर्स होते हैं वो चेंबर्स में काम करते हैं। राइट, अब आते हैं इंस्टीट्यूशंस पे कि अब बार प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है। बार प्रोफेशनल कोर्स होता है कि लॉ डिग्री करने के बाद, एलएलबी करने के बाद आप इसमें एनरोल करते हैं। पहले एक एंट्रेंस टेस्ट भी होता था, अब उसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया है। लेकिन ये जो बार स्टैंडर्ड्स, ये जो बार का जो टेस्ट होता है, इसको पास करने से पहले अगर मान लो कि कोई लॉयर नहीं है, राइट, और वो मेडिकल प्रोफेशन से आ रहा है, तो वो एक कन्वर्जन कोर्स कर सकता है, सेम जीडीएल जिसको हम ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ बोलते हैं, जो करीबन 9 से 10 महीने में फुल टाइम ऑनलाइन भी हो सकता है। मान लो कि आप इंडिया में बैठे हो और आपको करना है, तो आप बैठे बैठे इंडिया से कर सकते हो, और आप एग्जाम ऑनलाइन भी दे सकते हो। ओके, तो ये बहुत अच्छा, और किस इंस्टीट्यूशन से कर सकते हो उनकी भी लिंक्स मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब आपने जी जब आपने जीडीएल कर लिया तो आप ऑथराइज हो जाते हो कि आप बार प्रोफेशनल कोर्स में आप बैठ सकते हो। ठीक है, आप जब उसमें बैठ गए तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं? सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन, सिविल एडवोकेसी, क्रिमिनल एडवोकेसी होती है। देन क्रिमिनल एडवोकेसी में क्या आता है? क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, देन ओपिनियन राइटिंग इन लीगल रिसर्च। ओके, इस तरीके के, और ये एग्जाम एक्सट्रीमली टफ होते हैं। आई एम टेलिंग यू कि यू आर स्टडिंग लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, और ये जो टेस्ट होते हैं ओरल और रिटन दोनों होते हैं। जैसे ओपिनियन राइटिंग होता है कि आपको एक केस मिल गया है पहले ही, उसमें एक सिचुएशन दे रखी है, एक सोलिसिटर ने कि मेरे को ये इश्यू हो रखा है और हम आपकी राय चाहते हैं, तो आपको खुद केसेस फाइंड करने हैं लीगल रिसर्च के दौरान कि ये किस केस के लिए सूटेबल है, कौन सा केस मैं इसमें साइड करूं। उसके बाद इश्यूज को देखते हुए, केस में सिमिलैरिटीज देखते हुए आप अपनी ओपिनियन देते हैं राइटिंग में कि आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, आपको केस को कैसे आर्ग्यू करना है, क्या आपके चांसेस हैं। राइट, ये ओपिनियन राइटिंग का होता है, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें मेरी डिस्टिंक्शन आई थी 86%। दूसरा, सिविल एडवोकेसी की जो एडवोकेसी के रोल होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि आपको सिर्फ 15 मिनट दिए जाते हैं, और एक केस आपको पहले ही पकड़ा दिया जाएगा कि किसी पे यहाँ पे अटैक हुआ था, ये सर्कमस्टांसेस हैं, ये स्ट्रीट का मैप है, और आपको आर्ग्यू करना है कि क्लाइंट को कि केस क्या आपके फेवर में है या नहीं है, जो भी आपसे पूछा जाए। जैसे सिविल एडवोकेसी में वो पूछ सकते हैं कि हमारा एक डिस्प्यूट है नेबर के साथ, क्या आपको लगता है इंजंक्शन ग्रांट होगी? अगर इंजंक्शन ग्रांट होगी, इंटरम इंजंक्शन, तो उसके क्या ग्राउंड्स हैं, क्या केसेस हैं। और उस 15 मिनट के एग्जाम में जो टेस्टर होता है ऑनलाइन या फेस टू फेस, वो आपसे क्वेश्चंस करेगा दो, वो जुडिशियल इंटरवेंशन कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये कोर्स बहुत ओरल और रिटन होता है। और बाकी जो क्रिमिनल लिटिगेशन और सिविल लिटिगेशन के टेस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और वो सबसे डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि उसमें वर्डिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और टाइम प्रेशर बहुत होता है। सिविल लिटिगेशन में पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 में आपको विदाउट बुक करना होता है, पार्ट 2 में आपको ओपन बुक होता है, मीन्स आप बुक में से देख के आप निकाल लो, लेकिन आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता। राइट, सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड वंस यू पास द बार एग्जाम, आपकी कॉल सेरेमनी होती है एक इन्स ऑफ कोर्ट में। इंग्लैंड में 4 इन्स हैं, मैं ग्रेज इन को बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे अंबेडकर, हरीश साल्वे और बड़े बड़े लॉयर्स हम सारे रजिस्टर्ड हैं।
और वहां पे जब आप मेंबर बन जाते हो तो वहां पे वो सेरेमनी होती है, और उस सेरेमनी के बाद आपको कॉल सेरेमनी अवार्ड होती है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, ना केवल आपको बार प्रोफेशनल कोर्स करना है पास करने के लिए, आपको 10 सेशंस भी अटेंड करने होते हैं अपने इंस ऑफ कोर्ट में। वो हर सेशन इंस ऑफ कोर्ट में उसका एक डिफरेंट पर्पस होता है, जैसे एक एथिकल सिचुएशन को कैसे डील करना है, स्पीड मूड कोर्ट हो गया, या हैंडलिंग अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे सिचुएशन हो गए, और वो सारे डॉक्यूमेंटेड होते हैं। अगर आपको केस दे दिया गया कि आपको डिफेंस के लिए प्लीड करना है, तो आप लाइव जजेस के सामने 5 या 10 मिनट में अपने केस आर्ग्यू कर रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके कितने मार्क्स आने हैं, जजेस आपको लाइव फीडबैक देते हैं। और मैंने बहुत सारे बड़े जजेस के सामने आर्ग्यू करा है इंस ऑफ कोर्ट के अंदर, और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। और आई हाईली रिकमेंड दैट यू रजिस्टर विद द इंस ऑफ कोर्ट, बिकॉज उसके बगैर आप आगे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसकी डेडलाइन होती है। कौन कौन से इंस हैं वो मेरे बैरिस्टर वीडियोस के अंदर भी यूट्यूब चैनल पे है, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो बैरिस्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत है, अगर आप लीगल डिग्री है तो आप बार प्रोफेशनल कोर्स में सीधा बैठ सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको जीडीएल करना पड़ेगा। जीडीएल करने के साथ साथ आपको एक इंस ऑफ कोर्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको बार प्रोफेशनल कोर्स पास करना है। पास करने के बाद 10 सेशंस कंप्लीट करने के बाद आपको प्यूपलेज करनी है 1 साल की। प्यूपलेज की कोई गारंटी नहीं होती, आप सालों तक लगे रहो, आप अप्लाई करो, और आपको कई बार रिजेक्शंस भी आते हैं। तो ये चीज देखने की जरूरत है कि आप जब बैरिस्टर बनते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, जब आप सोलिसिटर बनते हो तो आप एम्प्लॉयड होते हो। वो अलग बात है कि आप सोलिसिटर बनने के बाद आप कहते हो कि मेरे को मेरी फर्म खोलनी है, इमिग्रेशन की फर्म खोलनी है, क्रिमिनल डिफेंस की फर्म खोलनी है, कॉन्ट्रैक्चुअल फर्म खोलनी है, राइट। लेकिन मैंने जो देखा है कि बैरिस्टर्स भी बहुत पैसा कमाते हैं, वंस दे अर्न हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दे कैन इजीली क्रॉस 150,000 पाउंड्स। बट ये स्टेज आते आते 8 से 10 साल लग जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कहा और आपका काम हो गया। एक चीज और, बैरिस्टर्स के अंदर ब्लैक कैब रूल होता है। ब्लैक कैब एक लंदन में एक तरह की टैक्सी होती है। बेसिकली वो एक लाइन में आके एयरपोर्ट के बाहर लगती हैं, और कस्टमर उसमें डिसाइड कर सकता है कि किस में बैठना है, फर्स्ट में बैठना है, सेकंड में बैठना है। लेकिन ब्लैक कैब वाला आपको मना नहीं कर सकता। उसी तरीके से एक बैरिस्टर की कोई भी बायसेस हो सकते हैं कि मैं चाइनीज बंदे को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसको केस एलोकेट हो गया है, दे हैव टू आर्ग्यू द केस। आपके कोई भी बिलीफ हो, रिलीजियस बिलीफ हो, पर्सनल बिलीफ हो, बायस हो, वो कुछ भी अलाउड नहीं है। यू हैव टू गो एंड आर्ग्यू द केस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि सोलिसिटर कैसे बनते हैं। सोलिसिटर्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी है एसआरए, बैरिस्टर्स की अथॉरिटी है बीएसबी, बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड। दोनों के डिफरेंट पर्पसेस हैं। सोलिसिटर्स जो होते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ लीगल एडवाइस होते हैं। बैरिस्टर्स जब कोर्ट में जाके आर्ग्यू करना था उस चीज के लिए आपको एडवाइस करते हैं। और अगर कोई अपना करियर स्विच कर रहा है, जैसे मैंने करा फाइनेंस के बाद, मैं चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ इंग्लैंड से, तो मेरे को जीडीएल करना पड़ा, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ। और वो 3 साल का कोर्स 1 साल में था। बहुत डिफिकल्ट था, बट ऑनलाइन भी हो सकता है क्योंकि मैंने कोविड के टाइम पे करा था। उसके बाद आपको बार प्रोफेशनल कोर्स आप रिमोटली नहीं कर सकते, आपको फिजिकली लंदन में आके वो कोर्स करना है। इसकी कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम 15,000 पाउंड्स टू 18,000 पाउंड्स, डिपेंडिंग ऑन किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। मैं आपको 2-3 नाम बता सकता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बहुत अच्छा है, देन सिटी लॉ स्कूल और भी बहुत अच्छा है, देन देर इज अनदर वन विच इज कॉल्ड इंस ऑफ एडवोकेसी, वो बहुत अच्छा है। सो बेसिकली आपको पास रेट्स देखने हैं कि कितने लोग पास हो रहे हैं। और एक और चीज कि बैरिस्टर्स के जो पास रेट्स होते हैं और सोलिसिटर्स के जो पास रेट्स होते हैं वो काफी कम होते हैं। 47%, 48% इन टोटल होते हैं कि इतने लोग बैठे तो सिर्फ इतने लोग ही पास होते हैं। लेकिन ये बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर है। आपको आपको अगर लगता है कि आपको बहुत कुछ पता है लॉ के बारे में एक लीगल डिग्री करने के बाद, मैं आपको कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता। सो एलएलबी करने के बाद हमारे को ये पता लगा, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको पता है एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, आपको लॉ पता है, आपने एलएलबी देख लिया, लेकिन आपको पर्टिकुलर्स ऑफ द क्लेम कैसे लिखना है, किस पार्टी को आपको क्लेम में लाना है, नहीं लाना, क्या डेट है। मान लो 6 साल से ज्यादा हो गए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच को और आपने क्लेम फाइल नहीं करा, तो बैरिस्टर के पास जब आप जाओगे पूछने, सोलिसिटर, तो वो आप बताएगा कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये होता है कि जिस टाइम पे ब्रीच हुआ उससे लेके आपके पास 6 साल थे क्लेम फाइल करने के लिए। अगर आपको 6 साल 1 दिन भी हो गए तो आपका क्लेम स्ट्रक आउट हो जाएगा। आप फाइल करोगे, चाहे आपका केस कितना भी सॉलिड हो, आपका केस स्ट्रक आउट हो जाएगा।
तो वो लिमिटेशन एक्ट में आता है कि लिमिटेशन क्या है हर क्लेम को ब्रिंग करने के अंदर। किसी को पर्सनल इंजरी हुई है, राइट, किसी ने डेफेमेशन स्टेटमेंट भेजा है, तो ये जो सारी प्रोसीजर्स हैं कि कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म नहीं भरना है, राइट, कि किन पार्टीज को हम अलाउ कर सकते हैं, प्रोसीजर में क्या चीजें अलाउड होती हैं, क्या चीजें नहीं अलाउड होती, कौन सी कॉस्ट अवार्ड होंगी, कौन सी कॉस्ट अवार्ड नहीं होंगी, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सोलिसिटर्स का कोर्स हो गया और बैरिस्टर का कोर्स हो गया, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं, राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको लगता है कि आपको आता है लीगल डिग्री करने के बाद, ये उससे एक नेक्स्ट लेवल है और इसका जो प्रेशर है वो अनइमेजिनेबल होता है, बिकॉज इतना वॉल्यूम ऑफ वर्क होता है कि आपको एडवोकेसी भी करनी है और ओरल जाके छोटे से टाइम में, मतलब आपको संडे आपको इन कोर्ट में होना है, आप गए वहां पे और आपको फ्राइडे रात को या सैटरडे रात को आपको ब्रीफ आया, राइट, उसमें 100 पेजेस हैं, आपको डेट्स पता होनी चाहिए, नाम पता होना चाहिए, राइट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, और आप जाके 5 मिनट में जज के सामने अपना प्रोड्यूस करोगे, जिसको हम स्पीड मोड बोलते हैं। और इससे क्या होती है कि आपको रियल लाइफ में बैरिस्टर की जो सिचुएशन होती है उसके बारे में पता लग जाता है। कई बार ये होता है कि आप प्लेन में बैठे हो और आप जा रहे हो कहीं हॉलिडे पे, आपको ब्रीफ आ गया सीधा, आपको अपनी फ्लाइट मिस करनी पड़ेगी क्योंकि आपको केस एलोकेट हो गया है। तो इसमें वर्क और सोशल लाइफ बैलेंस जो है ना, वो बहुत इफेक्ट होता है, और कई बार लोग इस वजह से प्रोफेशन भी क्विट करते हैं क्योंकि देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। बहुत दूर दूर तक कोर्ट्स में जाना पड़ता है और कई बार बहुत कम पैसे भी मिलते हैं क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अंदर पैसे बहुत कम है, राइट, अनलेस कि आप टॉप चेंबर में गए हो। सिविल लिटिगेशन और क्या कहते हैं जो टैक्स लिटिगेशन है वो बहुत लुक्रेटिव है, लेकिन उसमें वो ऑक्सफोर्ड, येल, वॉर्टन, हार्वर्ड लॉ, ये सारे ग्रेजुएट्स को देखते हैं जिनकी फर्स्ट क्लास डिग्रीज आई हैं। तो उन लोगों के लिए जिनकी फर्स्ट क्लास डिग्रीज आई हैं किसी भी स्ट्रीम के अंदर, चाहे आपका डिग्री का कोई रेलेवेंस नहीं है, आर्किटेक्चर की नहीं, आर्कियोलॉजी की करी है, एज लॉन्ग एज आपने अच्छे इंस्टीट्यूशन से करी और आपका फर्स्ट क्लास आया, तो आपकी प्यूपलेज के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, राइट। तो वही जो इंस्टीट्यूशंस आपको बार प्रोफेशनल कोर्स करा रहे हैं, वही कोर्स आपको सेम इंस्टीट्यूशंस भी करा रहे होते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो और आप एक अच्छी फर्म के लिए काम करना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और जहां आपको सेफ्टी चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सोलिसिटर्स रूट पे जाओ। अगर आप बिजनेस माइंडेड हो और आपको लगता है मेरे को अपनी प्रैक्टिस बिल्डअप करनी है, कुछ करनी है, तो आपको बार स्टैंडर्ड्स, ये बार प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, राइट। क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, आप चेंबर में होते हो, आप अपना डेस्क, आपका वही चेंबर होता है, और बड़े बड़े जो किंग्स काउंसिल्स हैं, जिनको हम केसी बोलते हैं, वो अपने आप ही प्रैक्टिस करते हैं उसी चेंबर के अंदर, और उन्हीं के सामने जाके आपको आर्ग्यू करना होता है पीपल्स इंटरव्यू के अंदर। बट ये बहुत अनसर्टेनिटी लाता है, और कई बार आपको ये होता है कि आप किसी और प्रोफेशन में काफी ज्यादा पैसा बना सकते हो इंग्लैंड के अंदर कंपेयर टू बिकमिंग अ बैरिस्टर, राइट। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी काइंड। क्रिमिनल लॉ काफी पुअरली पेड है, फंडिंग की बहुत शॉर्टेज है, और ये एक ऐसी चीज है जहां पे लोग प्रेस्टीज को ज्यादा बिलीव करते हैं कि हम बैरिस्टर हैं या कुछ करके हैं। तो लेकिन बहुत ही रिवॉर्डिंग प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लॉ करना चाह रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, तो आई डेफिनेटली इंकरेज यू टू डू दैट, बिकॉज आप बहुत ही वेल राउंडेड इंडिविजुअल बन जाते हैं इसके बाद, और आप में एक पब्लिक स्पीकिंग का बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप जजेस के सामने जाके कम से कम टाइम के अंदर कंसाइज आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, एंड देन आप बहुत सारी टन्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को 3 या 4 पेजेस में लिख के जज के सामने प्रस्तुत कर सकते हो, क्योंकि बैरिस्टर्स की एक और स्किल होती है कि रिटन एडवोकेसी। अगर आपने पेपर पे सबमिशन करी स्केलेटन आर्ग्यूमेंट जज के सामने, जो परसुएसिव है और दूसरे की इतनी ज्यादा परसुएसिव नहीं है, तो केस वहीं रफा दफा हो जाता है, कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जज ये डिसाइड कर लेता है कि ये केस का मेरिट रिटन आर्ग्यूमेंट में इसका ज्यादा बेटर है और दूसरे का वीक है। सो समटाइम्स समरी जजमेंट एक प्रोसीजर होता है जिसमें वो जज अपनी ओपिनियन देके वो केस को बर्खास्त कर सकता है, राइट। सो बैरिस्टर्स के पास ये स्किल होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रोफेशन के बारे में, आप मुझे बिल्कुल अप्रोच करें, और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कोर्स होता है वो 15 to 16,000 पाउंड्स या 18,000 पाउंड्स में हो जाता है, और जो सोलिसिटर्स का कोर्स होता है वो कम से कम 19 to 22,000 पाउंड्स में हो जाता है। ये सिर्फ कोर्स फीस है, लिविंग कॉस्ट नहीं है। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में ऑनलाइन सोलिसिटर्स का कोर्स है कि आप किसी भी जगह से अब वो कोर्स कर सकते हो,
और आपको नेसेसरली नहीं है कि आपको इंग्लैंड में आने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप रिमोटली वो कोर्स करते हो तो आपको नुकसान ये है कि आप ब्रिटिश लॉयर्स के साथ काम नहीं करोगे, आप लॉ फर्म यहाँ का प्रोसीजर क्या होता है वो आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको क्वालिफाई करने में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। मुझे कमेंट्स लिखो, क्वेश्चंस लिखो, और प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको लगता है कि मैंने वैल्यू ऐड करी है। अगर नहीं करी तो कोई बात नहीं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।